हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पा कोचिंग इंस्टीट्यूट। और आज हम देख रहे हैं क्लास 10th साइंस फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन, जिसके ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके। और आज हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 देखने के लिए जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम देखेंगे फ्री फॉल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने अभी तक वो तीनों लेक्चर ग्रेविटेशन के नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से आप जो है वो लेक्चर्स देख सकते हैं और यहाँ पर फिर आप कंटिन्यू कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम डिस्कस करेंगे मास वर्सेस वेट के बारे में। मास को हम उर्दू में कहते हैं बेटा कमियत, और वेट को हम उर्दू में कहते हैं वजन। तो मास क्या होता है, उसके पहले थोड़ा सा हम इनर्शिया के बारे में डिस्कस करते हैं। इनर्शिया बोले तो जमूद होता है, और हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में आई थिंक जो है इनर्शिया बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है। इनर्शिया इज नथिंग बट टेंडेंसी टू डू नथिंग, कुछ नहीं करने की क्षमता, आप जिसे कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास में कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक मैंने एक ये बड़े वाला ऑब्जेक्ट लिया और एक छोटे वाला ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। सपोज इसका मास जो है 50 केजी है और इसका मास 10 केजी है। अब अगर मैं इन दो ऑब्जेक्ट में से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हिलाने की कोशिश करूंगा, उसका फोर्स लगाने की कोशिश करूंगा, या फिर उसको दूसरी प्लेस पर शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा, तो सीधी सी बात है कि जो 50 किलो वाला ऑब्जेक्ट है वो जो है रेजिस्ट करेगा, अपनी जगह पर जो है रुकने की कोशिश करेंगे। और 10 किलो वाला जो ऑब्जेक्ट है वो जल्दी जो है मूव हो जाएगा अपनी पोजीशन से। तो जिसके पास में मास ज़्यादा होता है, इसका मतलब उसके पास में इनर्शिया ज़्यादा होता है। जिसके पास मास ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, और जिसका मास कम होता है उसका इनर्शिया भी कम होता है। तो मतलब ये रुकने की कोशिश करेंगे अपनी जगह पर, और ये अ, जाने की कोशिश करेंगे अपनी पोजीशन से, बिकॉज ऑफ इट्स मास, क्योंकि इसका मास 10 केजी है, इसका मास 50 केजी है। तो इनर्शिया के बारे में हमने ऑलरेडी पहले लेक्चर में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो फिलहाल हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मास बोले तो क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मैटर प्रेजेंट होता है, जैसा कि अगर हम किसी एटम की बात करते हैं तो एटम के पास में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में सारा का सारा जो है मास प्रेजेंट होता है। और जो इलेक्ट्रॉन वाली जो कंडीशंस होती है बेटा, वो जो है वहाँ पर कोई मास एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो एम्प्टी होता है, खाली होता है। 99.99% वो खाली रहता है। तो किसी भी एटम का जो मास होता है उसके न्यूक्लियस में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बॉडी की बात करता हूँ तो ये जो है हम जितना भी हमारा शेप है इसको फॉर जो है मास कंसिडर कर सकते हैं। तो मास क्या है, ये अमाउंट ऑफ मैटर है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो होता है। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। जैसा सीधी सी बात है कि अगर मैं मेरा मास की अगर बात करता हूँ कि मेरा मास कितना है, अच्छा हम जनरली जो है गलत कहते हैं कि मेरा वेट कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा वेट जो है 70 केजी है, तो वो वेट नहीं हुआ बेटा, उसको हम मास कहते हैं। तो वेट नहीं कहना चाहिए, उस केस में हम क्या कहना चाहिए कि मेरा मास 70 केजी है, मेरा मास जो है 70 केजी है। मास इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, गैर सिमटी मिकदार है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बोलूँगा भाई मेरा मास अर्थ पर 70 केजी है तो मून पर मेरा मास कुछ और हो जाएगा। नहीं, मैं जो हूँ वो तो मैं ही रहूँगा, चाहे मैं अर्थ पर रहूँ, मून पर रहूँ, या कोई भी पोजीशन पर रहूँ, कहीं पर भी रख दिया जाए मुझे, तो मेरा मास हर जगह सेम रहेगा। हाँ, वेट जो है चेंज होगा, वेट बदलेगा। तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इट्स वैल्यू डज नॉट चेंजेस इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लेनेट, जैसे कि अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि जिस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होता है, या फिर जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है, उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होता है। हायर द मास हायर द इनर्शिया। तो नेक्स्ट है अपने पास में वेट। वेट को हम कहते हैं बेटा वजन। वेट बोले तो होता है वजन। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स। ये क्या है, ये फोर्स है विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं
अपने पास में फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2, या फिर मैं कैपिटल M और स्मॉल m की बात करता हूँ, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अगर मैं फोर्स को रिप्लेस करता हूँ वेट से, W से, क्योंकि अभी हमने देखे कि वेट क्या है, ये एक फोर्स है, तो W इज इक्वल टू जी यहाँ पर बेटा एज इट इज, और ये जो है, अच्छा एक सेकंड, W इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बेटा इस साइड में जो है शिफ्ट कर रहा हूँ, और जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये एज इट इज। और हम जानते हैं कि जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये क्या होता है, ये है जी की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू। तो वेट अपने पास में क्या हो गया, वेट इज इक्वल टू हो गया एम इंटू जी। तो वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट बोले तो फोर्स ही है, तो वेट होता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी, या फिर न्यूटन सेकंड लॉ की अगर हम बात करते हैं वहां से भी देख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और फोर्स को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं बेटा, वेट से रिप्लेस कर रहे हैं, मास एज इट इज। और एक्सेलरेशन जो है किस वजह से होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो वेट का फॉर्मूला अपने पास में आ जाता है एम इंटू जी। आई होप वेट का फॉर्मूला ये आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। वेट बीइंग अ फोर्स, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए वेट का यूनिट भी क्या होगा भाई, न्यूटन ही होगा। आल्सो द वेट बीइंग अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, सिमती मिकदार जिसे हम कहते हैं। क्योंकि आप अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप मूव करवाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव करवाना चाहता हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली जो है इस डायरेक्शन में उसे फोर्स लगाना होगा ताकि वो उस डायरेक्शन में मूव करे। इसलिए ये फोर्स की बात होगी। तो और फोर्स इज नथिंग बट वेट। तो जब भी हम वेट की बात करते हैं तो वेट भी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिमती मिकदार है। और कहाँ पर, क्योंकि ग्रेविटी जो है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जो है अपने को अट्रैक्ट करती है, खींचती है, इसलिए वेट का जो डायरेक्शन रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा और सेंटर ऑफ द अर्थ रहेगा। ठीक है। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, thus इट्स मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। हम जानते हैं कि जी जो है, जो ग्रेविटी होता है बेटा, वो अर्थ के लिए उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट जी की वैल्यू ये कहाँ के लिए है, ये अर्थ के लिए, हमारी जमीन के लिए है। अगर हम किसी और प्लेनेट की बात करते हैं या किसी और सैटेलाइट की बात करते हैं, जैसे हम मून की बात करते हैं, तो मून की जी की वैल्यू कुछ और रहेंगी, और वो शायद 1/6 होता है किसका, वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ का 1/6 होता है। या फिर मैं आपको कैलकुलेट करके अगर बताता हूँ, तो 9.8 इंटू 1/6, 1.63। तो मून की जो ग्रेविटी है वो है 1.64, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अर्थ की ग्रेविटी से 6 गुना कम मून की ग्रेविटी है। तो इसलिए, और हर प्लेनेट की अपनी एक ग्रेविटी होती है, जैसे अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसी तरीके से जुपिटर प्लेनेट की ग्रेविटी कुछ और रहेंगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगी, क्योंकि उसका मास भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए उसकी जो ग्रेविटी रहेंगी वो भी बहुत ज़्यादा रहेंगी। इसलिए वेट हर प्लेनेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसा अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कि भाई मेरा मास जो है वो अर्थ पर 70 kg का है, तो मेरा वेट अर्थ पर कितना होगा। अगर हम यहाँ से वेट कैलकुलेट करते हैं, अगर हम यहाँ से वेट कैलकुलेट करते हैं कि अर्थ पर मेरा वेट कितना होगा, तो वेट इट इज इक्वल टू मास इंटू जी। तो वे ये हो गया, मास है मेरा 70 kg सपोज, और जी है अपना 9.8। तो ये कितना हो गया भाई, 9.8 इंटू 70, ये हो गया 686, 686 न्यूटन। ये हो गया मेरा वेट ऑन अर्थ। और अगर मैं वेट ऑन मून की बात करता हूँ, तो मून की ग्रेविटी अभी हमने देखे, वेट का फॉर्मूला है मास इंटू ग्रेविटी। मास जो है 70 kg है, और ग्रेविटी मून की अभी हमने देखे 1.64 है, वो अर्थ की ग्रेविटी से 6 गुना कम है। तो इट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 114.8 न्यूटन।
तो मून पर जो मेरा वेट होगा वो 114.8 न्यूटन मेरा जो है वहाँ पर मून पर वेट होगा। इसी तरीके से हर प्लैनेट पर वेट चेंज होता है क्योंकि हमारी हर प्लैनेट की ग्रेविटी अलग-अलग होती है, चेंज होती है। तो मास एंड वेट ये दोनों चीज़ें आई होप अच्छी तरीके से क्लियर होंगी, इसलिए कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होना कि हम जनरली ये क्वेश्चन को पूछते हैं कि आपका वेट कितना है? आपका वेट नहीं बल्कि आपका मास कितना है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्री फॉल की जब हम बात करेंगे, फ्री फॉल क्या है? इसको हम उर्दू में कहते हैं आज़ादाना, आज़ादाना, फ्री फॉल बोले तो आज़ादाना, उर्दू में हम इसे कहा कहते हैं। व्हेन व्हेन वी होल्ड द ऑब्जेक्ट इन आवर हैंड, द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि यहाँ पर एक हाथ में हमने फुटबॉल को जो है होल्ड करके रखे हैं, तो हम जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम होल्ड करके रख रहे हैं, तो उस केस में ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, नीचे की डायरेक्शन में। और लेकिन हमारे हाथ की वजह से जो है हमारा हाथ भी उस ऑब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है, तो वो जो है उसको ऊपर की डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से बट इट इज बैलेंस्ड बाय अ फोर्स दैट वी अप्लाई ऑन इट द अपोजिट डायरेक्शन। जो अब ग्रेविटी उसको नीचे की डायरेक्शन में खींच रही है, तो हमारा हाथ उसको बैलेंस कर रहा है और वो हमारा हाथ उसको जो है ऊपर की तरफ उसको फोर्स लगा रहा है। एज अ रिजल्ट द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, जिसकी वजह से हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट कंडीशन पर है, एक स्टेशनरी पोजीशन पर है। बट once we release the object from our hand, the only force that acts on it is the gravitational force of the earth, and the object falls down under its influence. जब हम ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, जैसे यहाँ पर फुटबॉल को छोड़ा गया है नीचे, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमने उसको छोड़े, ना कि ऐसा जोर से ऊपर से फोर्स लगाए, सिर्फ उसको रिलीज किए, छोड़ दिए। तो छोड़ने के बाद क्या हुआ? फुटबॉल सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है वो नीचे आया, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो नीचे ऑब्जेक्ट आया, तो इसी को हम फ्री फॉल कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से अगर नीचे गिरता है, तो यही होता है फ्री फॉल। अब इसमें कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशन को हम आगे देखेंगे। एंड व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण, इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। जैसा कि यहाँ पर स्काई डाइवर्स जो होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से ही जो है सिर्फ और सिर्फ नीचे गिरते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है? अच्छा ठीक है, उसको आगे डिस्कस करते हैं हम। In free fall, the initial velocity object is zero and goes on increasing due to the acceleration due to gravity of the earth. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक अर्थ की सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट पर है, जैसा कि यहाँ पर हमारा मोइन जो है फुटबॉल को एक हाइट पर लेके खड़ा है टेरिस पर, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होंगी वो होंगी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी होल्ड पर है और ऑब्जेक्ट एक हाइट पर है, तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर करेंगे 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जैसे ही मोइन ऑब्जेक्ट को रिलीज करता है, सिर्फ छोड़ता है नीचे की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो अब वेलोसिटी यू नहीं हम इस्तेमाल करेंगे, वेलोसिटी हम यूज करेंगे वी। तो वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से उसकी वेलोसिटी बदलते रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। जैसा कि हमने इसके पहले देखे थे कि अगर मैं 1 सेकंड बाद वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएंगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर 2 सेकंड बाद मैं इसकी वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएंगी 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं कंसीडर करते हैं कि फुटबॉल को नीचे गिरने के लिए 10 सेकंड लग रहे हैं, तो आफ्टर 10 सेकंड इसकी जो वेलोसिटी हो जाएंगी 10 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा 90, सॉरी, ये हो जाएगा 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएंगी इसकी फाइनल वेलोसिटी, जब वो जो है पूरा ज़मीन पर जो है गिरेगा। तो ये जो वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रेविटी की वजह से जो है ये चेंजेस हो रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ग्रेविटी की वजह से ये चेंजेस हमें नज़र आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी अपने को जो है यहाँ पर 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है नज़र आएगी। अगर मैं हम जानते हैं कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर हम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन की बात करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने देखे थे 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, जिसमें से फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस ए टी।
तो यहाँ पर बेटा u की वैल्यू तो 0 हो गई और a की जगह हम रिप्लेस कर सकते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चीज हमने ऑलरेडी अच्छी तरीके से सीख ली है। और g इंटू टी, तो v जो है फाइनल v हमें क्या देखने को मिल रहा है, g इंटू टी। वही चीज क्या 10 सेकंड बाद मैंने जो है बॉल की वेलोसिटी निकाला था और g जो था अपना 9.8, तो 10 इंटू 9.8 वो अपने को आया था 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरता है। तो यहाँ पर फ्री फॉल की कंडीशन में जो है हम v की अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो v इक्वल टू अपने पास में हो जाता है जी टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक चीज आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग होता है तो क्योंकि हमारे अर्थ पर एक एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है मतलब एयर जो है यहाँ पर प्रेजेंट है और बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस वजह से जब ऑब्जेक्ट नीचे की डायरेक्शन में गिरता है, ऊपर से नीचे जब वो गिरता है तो उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्सेस लगता है ड्यू टू द एयर अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, मूव करता है, तो उस पर एक हवा का जो है फोर्स लगता है एंड साथ ही साथ एक बॉयंट फोर्स जिसको आप बोलते हैं ये भी लग सकता है। बॉयंट फोर्स बोले तो बेटा कुव्वत मज़ाहमत जो उसको ढकेलने की कोशिश करता है, ढकेलना, ऊपर पुश करना, लौटना। और या फिर आप इसे एयर एयर ड्रैग भी कह सकते हैं, जिसको हम जो है एयर ड्रैग के नाम से भी जानते हैं, एयर ड्रैग फोर्स। तो ये फोर्सेस क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ढकेलते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पर एक्चुअल फ्री फॉल जो है देखने के लिए नहीं मिलता। उसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं ये फ्रिक्शनल फोर्सेस, बॉयंट फोर्सेस, ये एयर ड्रैग जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं उसको। तो जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जो है ऑब्जेक्ट को नीचे गिरना चाहिए, उस स्पीड से जो है, उस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट जो है नीचे नहीं गिर पाता। वहां पर कुछ ना कुछ जो है फ्रिक्शनल लॉसेस जो है नजर आते हैं। तो इसीलिए दस द फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। तो अगर आप प्योरली फ्री फॉल की अगर हम बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में, खला में जो है, वैक्यूम बोले तो क्या होता है भाई, खला, खला में जो है अपने को फ्री फॉल बहुत अच्छी तरीके से नजर आएगा। तो क्योंकि फ्री फॉल जो है बेटा वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। या फिर आपके जहन में अगर कुछ ऐसी थ्योरी होंगी कि अगर जितना ज्यादा मास रहेगा ऑब्जेक्ट का वो उतनी जल्दी नीचे गिरेगा और जितना कम मास रहेगा ऑब्जेक्ट का वो उतना लेट नीचे गिरेगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है। जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं तो फ्री फॉल जो है मास पर डिपेंड नहीं करता। जैसा एक हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं, मैंने एक 50 का नोट लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसका मास जो है कम है और एक बुक लिया हो और इसका मास ज्यादा है। तो अगर मैं इस नोट को और इस बुक को दोनों को एक साथ जो है छोड़ने की कोशिश करता हूँ तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, 1 2 3, कि बुक जो है पहले जा गिरी और नोट जो है बाद में जा गिरी। तो आपको ऐसा जो है लग रहा होगा कि क्योंकि बुक का मास ज्यादा था तो इसलिए जल्दी जो है नीचे गिर गई और इस नोट का मास कम था इसलिए इसको जो है नीचे गिरने के लिए टाइम लगा। बल्कि ऐसा नहीं होता है। अगर दूसरी केस में मैं बुक और इस नोट को एक के ऊपर एक रखता हूँ और मैं इन दोनों को अब एक साथ छोड़ने की कोशिश करता हूँ, देखिए आप, ठीक है, 1 2 3, तो जो है दोनों एक साथ जो है नीचे जा गिरे। बल्कि इस केस में भी नोट वही थी, बुक वही थी और अब जो है दोनों जो है एक साथ जो है नीचे जो है जमीन पर जा गिरे। तो मास पर फ्री फॉल डिपेंड नहीं करता, बल्कि फ्री फॉल सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी पर ही डिपेंड करता है। बुक की और उस नोट की जो वेलोसिटी थी दूसरी केस में गिरने की सेम थी। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं, हमने अभी देखे है कि अर्थ के पास में कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर होता है, तो इस पर यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्सेस, बॉयंट फोर्सेस, एयर ड्रैग वगैरह लगता है। तो इस वजह से वो अ, उनकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी में जो है लॉसेस देखने के लिए मिलते हैं, उसके एक्सेलरेशन में ऊपर से नीचे आने के लिए लॉसेस देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए जो ट्रू फ्री फॉल होता है वो वैक्यूम में होता है, वो हला में जो है हमें नजर आता है। अगर आप इसी बुक को और इसी पेज को अगर आप वैक्यूम में खला में लेके जाते हैं, वैक्यूम को हम खला कहते हैं उर्दू में, तो उस केस में जो है ये दोनों एक साथ नीचे आ गिरेंगे। तो फ्री फॉल वाली कंडीशन में ये
जो एक्सेलरेशन होता है ये डिपेंड नहीं करता मास ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आई होप फ्री फॉल आजादाना हरकत बहुत अच्छी तरीके से यहाँ तक क्लियर होगा। For a freely falling object, the initial velocity u equal to 0 and the acceleration a is equal to g। हम जानते हैं, एक चीज यहाँ पर बेटा क्लियर कर लेना कि जब हम ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पर जो है प्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल ये माउस है और इस माउस को मुझे ऊपर से नीचे छोड़ना है, नीचे के डायरेक्शन में छोड़ना है, तो अभी के लिए इस माउस का जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा डेट इज यू, जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा वो क्या रहेगा, 0 मीटर पर 0 मीटर पर सेकंड रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी होल्ड कंडीशन पर है। और जैसे ही वो नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आना शुरू होगा, तो वो कहीं ना कहीं जब वो नीचे जमीन पर पूरा आ गिरेगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी यू वो डिपेंड करेंगी वो कितने टाइम बाद वहां पर गिरता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेंगी और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो रहेंगी वो 0 रहेंगी और फाइनल वेलोसिटी उसकी कुछ ना कुछ होंगी। वो डिपेंड करता है वो कितने टाइम बाद जो है नीचे आ गिरा। और दूसरी केस में अगर फॉर एग्जाम्पल वही ऑब्जेक्ट मेरा जमीन पर है और मुझे अर्थ की सरफेस पर है और उसे मुझे नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो करना है, तो क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी रहेंगी वो कुछ ना कुछ रहेंगी, क्योंकि उसे हमें ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी जो है उसे भेजना है, तो उसे हमें इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और जब ऑब्जेक्ट एक टाइम के बाद में कहीं न कहीं यहाँ पर आप पहुँचेगा, तो इस केस में यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी जो रहेंगी डेट इज़ v, वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएँगी। और इस फाइनल वेलोसिटी से इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट जो है वापस नीचे की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। तो उस पॉइंट पर जहाँ पर ऑब्जेक्ट नीचे की डायरेक्शन में वापस जो है गिरना स्टार्ट कर रहा है, तो उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएँगी। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, वो कब तक जाते रहेगा, कब तक जाते रहेगा, जब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। जैसे ही उसकी वेलोसिटी एक सर्टेन हाइट पर 0 हो गई, तो जैसा वो गिरना स्टार्ट किया, तो जहाँ से उसने गिरना स्टार्ट किया, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएँगी और फाइनल वेलोसिटी वो 0 होने के बाद ही नीचे गिरेगा। इसलिए उस केस में हम जो आखिरी रफ्तार रहती, फाइनल वेलोसिटी रहती, वो 0 मीटर पर सेकंड कंसीडर करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कुछ ना कुछ रहेंगी, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट को देना पड़ेगा। तो ये दोनों केसेस जो है, दोनों अलग-अलग केसेस है, न्यूमेरिकल्स के लिए हमें काम आएगा, इसलिए इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप फ्रीली फॉलिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो इस केस में हमने फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन अभी देखे थे कि फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन होती है v इक्वल टू u प्लस एटी। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है और प्लस ए की जगह हम जी को रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है, उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है नहीं लगा रहे ऑब्जेक्ट पर, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी से नीचे गिर रहा है। इसलिए जो एक्सेलरेशन हो रहा है, जो वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है ऑब्जेक्ट के नीचे गिरने में, तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी जी की वजह से होता है। इसलिए हम एक्सेलरेशन की जगह पर जी को रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर टी एज इट इज। तो v इक्वल टू हो गया अपने पास में, v इक्वल टू हो गया जी टी, हो गई अपनी पहली कंडीशन काइनेमेटिकल इक्वेशन की फॉर फ्रीली बॉडी के लिए। दूसरी केस की अगर मैं बात करता हूँ कि सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन होती है अपने पास में, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन होती है एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो यू तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये तो 0 हो गया, ए की जगह हम जी को रिप्लेस कर रहे हैं, तो ए की जगह जो है आगे बेटा जी, तो ये हो गया एच इज इक्वल टू हाफ ए टी, सॉरी जी टी स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये होगा हमारी सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन होती है अपने पास में, सॉरी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। यू तो बेटा 0 है, ए की जगह हम जी को रिप्लेस कर रहे हैं, तो वी स्क्वायर इट इज इक्वल टू हो गया अपने पास में 2 जी एस। ये थी तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। तो आई होप फ्री फॉल जो है यहाँ तक अच्छी तरीके से क्लियर होगा। एक चीज़ और हमें इसमें याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, तो उस केस में जो जी होता है हमारा
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसको हम पॉजिटिव यूज करते हैं। और जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो उस केस में क्योंकि ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो उस केस में हम जी जो है निगेटिव यूज करते हैं, निगेटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों चीजें जो है याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में हमें इसे यूटिलाइज करना है। तो यहाँ तक फ्री फॉल की सारी कंडीशन अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। और एक और चीज़ जो है ज़हन में रखिए कि हमारे जो सैटेलाइट्स है या फिर नेचुरल सैटेलाइट की अगर मैं बात करता हूँ, मून की या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो भी फ्री फॉल कंडीशन में होते हैं। वो इसलिए कि अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की एग्जांपल लेते हैं तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बेटा सर्कुलर मोशन में मूव करता है। तो सैटेलाइट के पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी वेलोसिटी होती है क्योंकि उसके पास में एक अपना एक मोमेंटम होता है। मोमेंटम होता है, मोमेंटम बोलते हैं इम्पैक्ट, असर, मियार हरकत जिसे हम उर्दू में कहते हैं। ये चीज़ हम मोमेंटम क्या होता है ये फर्स्ट लेक्चर में अच्छी तरीके से हमने क्लियर कर लिया। तो सैटेलाइट जो है इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, अर्थ की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। इस वजह से सैटेलाइट जो है कर्व्ड पाथ जो है यहाँ पर फॉलो करता है। अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूँ तो सैटेलाइट यहाँ पर हमारी इस कंडीशन पर है, सैटेलाइट इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करने करेगा क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है, मोमेंटम है और अर्थ की ग्रेविटी उसे अपने सेंटर की तरफ सॉरी, अर्थ की ग्रेविटी उसे अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगी और वो इसलिए यहाँ पर एक कर्व्ड पाथ जो है फॉलो करेगा हर कंडीशन में, हर केस में यही जो है सैटेलाइट इस तरीके से वर्क करता है। तो चाहे हम मून की बात करें, वो जो सर्कुलर ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड में, या फिर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात करें तो ये सारे फ्री फॉल कंडीशन में होते हैं। तो यहाँ तक फ्री फॉल की सारी बातें खत्म हो चुकी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है हमें स्टार्ट करना है। उसके पहले हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं भाई तवानाई बिलकवा। पोटेंशियल एनर्जी बोले तो तवानाई बिलकवा। The energy stored in an object because of its position or state is called potential energy। कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है और वो डिपेंड करता है वो किस पोजीशन पर, किस स्टेट में, किस हालत में है। जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं इस माउस को एक ज़मीन की अर्थ की सरफेस पर रखता हूँ, तो उस कंडीशन में से अर्थ से कुछ हाइट नहीं मिल रही है, हाइट यहाँ पर 0 कंसीडर करेंगे हम, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होंगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा mgh, और अगर h 0 होता है तो 0 इंटू एनीथिंग वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 हो जाएँगी। और अगर इसी माउस को अगर मैं एक टेबल या फिर एक सर्टेन हाइट पर एक टेबल पर प्लेस करता हूँ, तो उस कंडीशन में एक कुछ ना कुछ उसको हाइट मिल रही है। तो अगर हाइट की वैल्यू यहाँ पर बढ़ती है, सपोज़ अगर मैं 1 मीटर, 2 मीटर की अगर हाइट करता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट दिखेगा, कुछ ना कुछ जो है दिखेगा। ऑब्जेक्ट वही था, मास उसका सेम था, मास में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन उसकी हाइट में चेंजेस हुए, उसका स्टेट बदली, उसकी हालत बदली, उसकी कंडीशन बदली, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी वहाँ पर कुछ और देखने के लिए मिली। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, वो उसकी पोजीशन, उसकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में रखा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? आई होप ये जो है आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि सपोज़ हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सॉरी लोगो आ गया है बीच में स्पार्क का। तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ब्लू कलर का जो है बॉल लिया और वो सतह ज़मीन पर सरफेस लेवल पर जो है यहाँ पर अर्थ की सरफेस लेवल पर यहाँ पर रखा है। इस केस में ऑब्जेक्ट की हाइट सरफेस से 0 मीटर है और ऑब्जेक्ट की हाइट सरफेस से 0 मीटर है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी में हाइट h की जगह 0 पुट करते हैं, 0 इंटू mg, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इस केस में 0 जूल हो जाएँगी। और ऑब्जेक्ट का मास हम कंसीडर कर रहे हैं 1 केजी, ठीक है? ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। उसी तरीके से अगर मैं सेकंड केस में ऑब्जेक्ट की हाइट इंक्रीज़ करता हूँ और h की वैल्यू 1 मीटर जो है कंसीडर करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी उस केस में हमें क्या नज़र आएँगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएँगी बेटा उसमें, ऑब्जेक्ट का मास 1 केजी, जी की वैल्यू 9.8 कांस्टेंट है इंटू 1 हाइट 1 मीटर है, तो ये हो गया 9.8 जूल। और अगर सेकंड केस में हम हाइट 2 मीटर कर देते हैं, तो उस केस में हाइट 2 मीटर होगी बेटा अपनी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हमें जो है तकरीबन 19.6
जूल जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो ऑब्जेक्ट की हम जैसे-जैसे हाइट इंक्रीज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की हम जैसा-जैसा हाइट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जो इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा ठीक है, हमने एक लार्ज कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, ऑब्जेक्ट को अगर इस केस में मैंने माउंट एवरेस्ट पर जो है जाके रख दिया और माउंट एवरेस्ट की हाइट तकरीबन 8,800 मीटर है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फ़ॉर्मूला अपने पास में mgh, m ऑब्जेक्ट का मास 1 केजी है, g 9.8 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 8,800 तो यहाँ पर इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएँगी 86,240 जूल जो है हमें जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। दिस एनर्जी इज़ रिलेटिव एंड इंक्रीजेस इसमें एक बदलाव देखने के लिए मिल रहा है एज़ वी गो टू ग्रेटर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी भी जो है इंक्रीज़ होते जा रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप थोड़ा-सा ध्यान देना इस चीज़ को कि पोटेंशियल एनर्जी का फ़ॉर्मूला है अपने पास में mgh हाइट इंक्रीज़ हो रही, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रहा। ऑब्जेक्ट का मास तो सेम है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं g की बात करता हूँ, थोड़ा-सा ध्यान देना बेटा इधर, अगर मैं g की बात करता हूँ, क्योंकि अगर हम हाइट सरफेस से अगर हम हाइट और इंक्रीज़ करते हैं, h इंक्रीज़ करते हैं, अगर हम h इंक्रीज़ करते हैं, तो हमने देखे थे कि जो ग्रेविटी है जैसा अगर जो ग्रेविटी की वैल्यू है, जी की वैल्यू है, जैसा हम सरफेस पर है उसकी वैल्यू 9.8 होता है। माउंट एवरेस्ट पर जी की वैल्यू तकरीबन उतना ही होता है। हॉट एयर बलून की कंडीशन में ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, जी की वैल्यू 9.77 होती है और एक वेदर सैटेलाइट की कंडीशन 400 किलोमीटर पर जो होता है, वहाँ पर जी की वैल्यू कुछ कम नज़र आती है, 8.7 और एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो 35,700 किलोमीटर के हाइट पर होता है, वहाँ पर जी की वैल्यू तकरीबन 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है बेटा? ये जो हम लाइव मैचेज़ देखते हैं कि भई हमारे इंडिया का मैच लंदन में चल रहा है, मेलबॉर्न में चल रहा है या फिर सिडनी में चल रहा है, कहीं और चल रहा है, तो उस केस में जितने या फिर वर्ल्ड के जितने जो लाइव चैनल जो है देखने के लिए मिलते हैं, तो वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है उस पर वर्क करता है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट 35,700 किलोमीटर की दूरी पर होता है अर्थ से और वहाँ पर जी की वैल्यू तकरीबन 0.225 हो जाती है। मतलब जैसा-जैसा हाइट इंक्रीज़ हो रहा है, जी जो है वैसे ही डिक्रीज़ हो रहा है। अगर एच बढ़ रहा तो जी कम हो रहा। अच्छा ऐसा भी एक केस ऐसी भी अपने पास में आएँगी कि हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट के भी ऊपर चल जाते हैं जहाँ पर जी तकरीबन 0 हो जाए। तो उस केस में अगर जी हमारा 0 हो जाता है, तो हम हाइट तो इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही। बट अगर इतनी हाइट बढ़ गई कि जी ही 0 हो गया वहाँ पर, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएँगी? 0। तो शायद से चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से। ठीक है, हम और देखते हैं उस केस में। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का फ़ॉर्मूला क्या होता है बेटा देखो, कि पोटेंशियल एनर्जी का हम फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ इक्वल टू mgh। देखो ये एक असल में एक 11-12 में और अच्छी तरीके से और डीप में ये चीज़ें आएँगी। बट फिलहाल हमारी केस में 10th में हमें एक छोटा-सा पार्ट जो है इसका गिवन है कि पोटेंशियल एनर्जी का नया फ़ॉर्मूला अपने पास में ये कहीं पर भी न्यूमेरिकल्स में बोलो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन में फ़ॉर्मूला पूछा जा सकता है। इसलिए ये फ़ॉर्मूले को सिर्फ़ हमें याद रखना है, इसके ज़्यादा कॉन्सेप्ट में डीप में नहीं जाना है, ये 11-12 में अपने को अच्छी तरीके से आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं अपनी केस में कि अर्थ से ऑब्जेक्ट को इतने दूर फेंक दे रहे हैं या फिर इतने दूर प्लेस कर रहे हैं, जैसा अपना ऑब्जेक्ट ये है। ये है अर्थ की ग्रेविटी की जो है एक लिमिट कि अगर इसके नीचे ऑब्जेक्ट रहता है तो मतलब कुछ ना कुछ ग्रेविटी है और अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्ट जाता है तो यहाँ पर ग्रेविटी जो है 0 हो जाती है, यहाँ पर ग्रेविटी 0 हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट को हमने ऐसी जगह प्लेस किया जहाँ एक इनफाइनाइट हाइट पर ये जो इन्फिनिटी का सिंबल आप देख रहे हैं बेटा, इनफाइनाइट का सिंबल है ये, कि एक इनफाइनाइट हाइट पर जो है हमने अर्थ को प्लेस किया। अगर हम इनफाइनाइट हाइट पर अर्थ को प्लेस करते हैं तो इस केस में जी अपना 0 हो जाता है और अगर जी 0 हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाती है, 0 जूल हो जाती है। Thus for smaller heights the potential energy is less than 0। एक चीज़ यहाँ पर समझो इस सेंटेंस का मतलब कि अगर
मैंने अर्थ की सरफेस से एक बहुत हाइट पर, एक इनफाइनाइट हाइट पर जो है ऑब्जेक्ट को लेके गया, जहाँ पर जी 0 हो गया। तो अगर मैं हाइट थोड़ी कम करता हूँ, जहाँ पर जी 0 है उससे अगर मैं थोड़ी हाइट कम करता हूँ, इसका मतलब ये होगा कि जी जो है 0 के नीचे होगा, और 0 के नीचे हमें क्या देखने को मिलता है? नेगेटिव। तो जहाँ पर हाइट है अपनी, अगर हम थोड़ा अगर उसके नीचे की बात करते हैं, तो उस केस में जो है जी की वैल्यू हम कंसीडर क्या करते हैं भाई? माइनस नेगेटिव जो है जी की वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। कैसा होता है, क्या होता है, ये चीज़ें आगे आएँगी। फिलहाल जो है हमें ये फ़ॉर्मूला याद रखना है। 10 फॉर स्मॉलर हाइट्स बोले तो बेटा यहाँ पर क्यों कंसीडर कर रहे हैं स्मॉलर हाइट्स? क्योंकि हम अर्थ के अगर रेडियस की बात करते हैं, तो ये अर्थ के रेडियस सरफेस से बाहर की हम हाइट की बात कर रहे हैं। तो द पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन 0, 0 से कम, और उसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहेंगी। 0 से कम बोले तो भाई नेगेटिव होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो नया फॉर्मूला अपने पास में देखने के लिए मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी, कैपिटल जी इंटू ये इस कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम होल डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। यहाँ पर नेगेटिव साइन बेटा इंडिकेट करना है, ये चीज़ याद रखना। जी बोले तो जीनियस नहीं, जी बोले तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ है, एंड एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी अर्थ। ठीक है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी का ये नया फॉर्मूला जो है यूज करते हैं ऐसी केसेस में। तो आई होप सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। पूरी कोशिश किया हो समझाने की, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, और साथ ही साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।